मेरे प्रिय बच्चों, आज का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर का नाम है क्लास 12 का, क्लास 12 यूपी बोर्ड से, है ना। तो देखो, सुविधाओं के अभाव में 10-5 मिनट की ही वीडियो बन पाती है, तो उस समय बोला करूँगा, पॉज कर लो। तो सुविधाओं के अभाव में चीज़ें चल रही थी, जैसा मैं कह रहा था तुमसे। तो अगर आपने वैद्युत वाला यूनिट को पढ़ा है कि उसमें 5 यूनिट है, तो चुंबक वाली यूनिट भी बहुत आसान हो जाती है अगर वैद्युत की यूनिट पढ़ी जाती है ना। तो चुंबक वाली यूनिट पर बात कर रहे थे हम, बायो सेवार्ट के नियम की बात कर रहे थे। बायो सेवार्ट की पहले तो एक लाइन याद रखना कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? धारा का प्रतीक है। जब धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जहाँ धारा है वहाँ चुंबक भी है, मैग्नेट, ठीक है। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण उसमें भी पाया जाता है ना। तो उसमें कूलाम ने नियम दिया था, कूलाम का नियम याद करिए आप। कूलाम का नियम वैद्युत बल को लेके क्या दिया था कि जो बल होता है वो दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उन दो आवेशों के बीच की दूरी को चित्र के माध्यम से समझ लेना। और जल्दी इसलिए समझाऊंगा तो सुविधाओं का अभाव है, जीबीबीबी का सिस्टम रहता है, डाटा खत्म हो जाता है जल्दी। तो देखो, ये आवेश होते हैं, ये क्या होते हैं? दोनों बिंदुओं पर ये इसके बीच की दूरी होती है, ठीक है, बीच की दूरी होती है। तो ये आप इनको सेंटेंस बना सकते हैं चित्र के माध्यम से, आप उसका पूरा निगमन कर सकते हैं न्यूमेरिकल। तो मैं समझा भी दिया है, लेकिन फिर भी समझाऊंगा। तो जैसे ये नियम था वैसे ही बायो सेवार्ट का नियम है। किसका नियम है? बायो सेवार्ट का। समझ में आ गई होंगी चीजें, क्योंकि बहुत बार समझाती है। बायो सेवार्ट के नियमानुसार देखो, पहले चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, ये कोई एक तार है, ये कोई क्या है? तार है, और इसमें वैद्युत धारा, ये प्रतीक जो है वैद्युत धारा का है, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई है। और ये एल लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो एल है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी आर है। तो इसके इधर और इधर, क्योंकि जब धारा इधर प्रवाहित करेंगे, आप देखेंगे धारा ऐसे, पंखे में धारा ऐसे प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, तभी तो पंखा घूर्णन करता है, ठीक है। ऐसे ही धारा जब ऐसे प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर और इधर हो सकता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यानी पी की गणना करनी है, ये थ्योरी के माध्यम से लिखना है, ठीक है। जब आप निगमन करोगे तो आपको कहानी के रूप में ये चीजें लिखनी है बाई चित्र, ठीक है। क्योंकि 5-10 मिनट में आपको थ्योरी नहीं समझा सकते। वैसे थ्योरी की चीजें यही हैं, एक चित्र बनाओ, उसमें बताओ कि धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई ये है, ये उसके बीच की दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डीबी चुंबकीय क्षेत्र। डी का मतलब अल्पांश है, ये छोटे छोटे भागों में चलते हैं। जैसे आपने वैद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, उसकी प्रमेय का दूसरा, ऐसे इसमें भी, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती, आप हिंदी की लाइन को लिखें, ये उसका समीकरण है। दूसरा समीकरण, वही चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, वही चुंबकीय क्षेत्र उसके बने हुए कोण के अनुक्रमानुपाती, और वही चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे 4 समीकरण बन जाते हैं। चारों की तुलना करेंगे तो डी बी एक लेके यहाँ से एक लेते हैं सीरीज से, ध्यान रखेंगे। और यहाँ इस चिन्ह को हटाएंगे तो 1 के एम हो जाएगा, ये नियतांक है। ये क्या है? नियतांक है बेटा। क्या है ये? नियतांक। अभी और समझाऊंगा। तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी एम का जो नियतांक होता है, सॉरी के एम का जो नियतांक होता है वो कितना होता है? μ0/4। आप ध्यान करिए, जब कूलाम ने नियम दिया था तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में के का मान कितना रखना होता था? निर्वात में 1 होता था, बाकी का क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, यही होता था कि नहीं? वहां चुंबक वैद्युतशीलता μ0 हुआ करती थी। इसको क्या बोलते थे? वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। यहाँ पर μ0, वहां समेशन 0 था, यहाँ पर μ0, इसको बोलेंगे क्या? चुंबकशीलता।
चुंबक। तो के एम की जगह पर क्या आप ये रख सकते हो, यहाँ पर के एम की जगह पर आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो ये इन्होंने सिद्ध किया था बायो सेवार्ट में, यही आगे प्रश्न में पुट हो जाते हैं। ध्यान देना, एक चीज को नोट कर लो, आपको सबसे पहले परिभाषाओं पर बल देना होता है। फिजिक्स का सार यही है, परिभाषा याद करेंगे, उसके बाद में कुछ निगमन दिए होते हैं और उन निगमनों के आधार पर एक फॉर्मूला स्थापित होता है जो हमारे न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, तो यही पॉज करो एक देखो। तो इस वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में रोक लिया है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक बायो सेवार्ट का नियम इम्पोर्टेंट है। और ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपने पहली यूनिट वैद्युत क्षेत्र पढ़ी है ना, वैद्युत क्षेत्र, सेम उसी तरीके से प्रश्न है, सेम उसी तरीके से प्रश्न है, सेम उसी तरीके से प्रश्न है ये। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसके लिए चित्र समझ लीजिए। सीधे और लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये सीधा तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ, तो दो कोण बन जाते हैं साइन फाई 1, दो कोण बनेंगे, दो कोण बनेंगे बन जाते हैं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक तो ये फॉर्मूला है, सीधे और लंबे तार के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसा चित्र होगा, आप जब निगमन करें ना उसकी थ्योरी लिखें, तो थ्योरी आगे प्रश्न कराने से पहले थ्योरी समझा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। ये चित्र बनाएंगे, बताएंगे यहाँ बीच की दूरी ये है, धारा आई है और इसके अनुदिश दूर, ठीक है, यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसको पी बिंदु माना जाता है और इसके दो कोण बनते हैं फाई 1 और फाई 2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है तब। ठीक है, और वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश, वृत्ताकार की बात होगी, त्रिज्यार की तो बात होती है के अनुदिश, अनुदिश और दूर का एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्नों में ये ज़्यादा आता है। ठीक है, आंगिक प्रश्नों में पूछा जाता है। तो इसके कारण कैसे करेंगे, वृत्ताकार कुंडली मानेंगे, उसके दूर कहीं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक त्रिज्या r हो गई और ये जो दूरी है ना इसको मान लिया x, तब फॉर्मूला बन जाता है ये μ0I/r²। ध्यान रखना, अनुदिश के लिए दो दूरी होंगी, कितनी, दो दूरी। वृत्ताकार कुंडली पर जब ये तीसरा फॉर्मूला है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र की बात होगी ना, केंद्र की बात होगी तो x बराबर 0, x का कोई मतलब ही नहीं है, r बराबर ये दूरी हो जाता है तो 2πr हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, केंद्र की बात होगी ना तो फॉर्मूला ये लगेगा जहाँ 2πr। ठीक है, वैसे बता दिया मैंने कहाँ से आया है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, कल आंगिक प्रश्न कराएंगे, एक और महत्वपूर्ण अभी करते हैं, पॉज करूँ। तो एक इस चैप्टर में ये जो चीज़ है ना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। बीच में ना तुम तो बोलते हो ना, ये अच्छा ना। तो देखो हमने कई साल हो गई हर क्लास की चीज़ों को पढ़ाया है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है, अपने स्कूल का रिजल्ट एकदम कोई भी बच्चा फेल नहीं होने दिया। गृह विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारी विषय पढ़ाए, पूरी निष्ठापूर्वक काम किया। हम पीड़ा में, आज बहुत पीड़ा में, लेकिन फिर भी इस मंच से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी जो पहचान है शिक्षा ने दी है। तो उस समय प्लीज़ बात होती है अच्छा सा नहीं। चलो, तो ये जो होता है इसमें संबंध की बात करें तो μ0 और समेशन 0 क्या होता है, प्रकाश के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ऐसे समझ, ठीक है। अब स्थापित करेंगे कि इससे ये कैसे होगा। तो देखिए μ0 का मान निर्धारित होता है इतना, समेशन 0 का मान निकालेंगे तो 4πf sin 0 का मान कितना रखते हो आप, 9 × 10⁹ यही तो रखते हो। ठीक है, हमें मान किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। केची मार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये गुणा में इधर आ जाएगा, तो ये समेशन 0 बराबर कितना हो जाएगा, समेशन 0 बराबर क्या हो जाएगा आप मुझे बता दो, 4π/9 × 10⁹ यही हो जाएगा। इसका मान निर्धारित है, क्या मैं इन दोनों का मान रख सकता हूँ, 4π × 10⁻⁻ के साथ इंटू समेशन 0 का मान कितना है, 4π
पॉज करना। हाँ, तो थोड़ी सी त्रुटि आ गई थी कि इसका हम गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका मान ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और सुन लें आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन 0 एक 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 हो गया, समेशन 0 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर फर्स्ट समेशन 0 का मान निकालेंगे, समेशन 0 का मान निकालेंगे तो 4 पाई गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9, इधर गुणा में 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये रख सकता हूँ? क्या 1/4 पाई 9 गुणा 10 की घात 9 रख सकता हूँ। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 10 की घात माइनस के ऊपर है तो इसकी इधर का की हो गई, नीचे ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। किसकी हो जाएगी बेटा? यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो 1 गुणा 1/4 पाई तो चला ही गया, 9 गुणा 10 की घात 9 ये है और 7 ये हो गई, क्योंकि नीचे रहेगी तो माइनस की प्लस की हो गई, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, 10 की घात 16 हो गई। कितनी हो गई? 16। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें हम एक बार कि तो प्रकाश का वेग का मान कितना होता है। मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8, तो इधर भी 3 स्क्वायर में थी, इधर भी ये वर्ग में है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई 16 को मैं 8 गुणा 2 ही तो लिख सकता हूँ। ठीक है। और यही क्या था? प्रकाश का वेग का मान होता है, तो LHS बराबर RHS, संबंध स्थापित हो गया ये। ठीक है। ये किसका मान होता है? प्रकाश के वेग का। आइंस्टीन ने यही तो बताया था, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8, यही तो होता है, यही सिद्ध हो गया। तो इस कहने का मतलब ये था कि वैद्युतशीलता समेशन 0 होता है, चुंबकशीलता क्या होता है? म्यू 0 होता है। ये क्या होते हैं? प्रकाश के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप ऐसे समझ लो। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी क्या था? इम्पोर्टेंट। ये मैंने सिद्ध कर दिया है। तो आपको 4 चीजें बताई गई, एक बायो-सेवार्ट का नियम और एक सीधे चालक तारक में प्रवाहित होने सीधे चालक तारक का चुंबकीय क्षेत्र, एक हो गया वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश और एक हो गया वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। 3 वो फॉर्मूले, एक ये स्थापित हो गया है कि ये तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखना म्यू 0 को बार बार जो आगे का प्रश्न आएगा उसमें म्यू 0 का मान कितना रखना होगा? 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। जैसे वैद्युत वाले चैप्टर में आप इसका मान रखते हो ना, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 रखते हैं ना, ऐसे ही रखना होगा। ठीक है। तो थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन कई दिन से वीडियोस नहीं बन पा रही थी, आज बना दिए। और ये पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है निगमन टाइप की रही हैं, उनको हम जरूर कराएंगे। कल इसका आंगिक प्रश्न कराएंगे, आज फॉर्मूले स्थापित किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।